वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल रिसर्च एंड मूट कोर्ट सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने टेक्निक्स ऑफ लीगल रिसर्च को पढ़ा था और आज हम टूल्स ऑफ लीगल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टूल आता है लीगल रिसर्च का, यूज़ ऑफ लॉ लाइब्रेरी। एज़ वी ऑल नो, एज अ लॉ स्टूडेंट कि लॉ लाइब्रेरी जो है हमारी फील्ड में कितनी यूज़फुल है। लॉ लाइब्रेरी क्या होती है? तो लॉ लाइब्रेरी एक स्पेशलाइज लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर लीगल मटेरियल का कलेक्शन होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लॉ लाइब्रेरी, जिसके अंदर स्टैट्यूट, केस लॉ रिपोर्ट्स, लीगल जर्नल्स, कमेंट्रीज, ट्रीटीज और जो भी अदर रिसोर्सेज होते हैं जो कि ज़रूरी हैं लीगल स्टडी, रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए, वो सारे रिसोर्सेज लॉ लाइब्रेरी में होते हैं और जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। चाहे आप रिसर्च कर लीजिए, चाहे आप मूट कोर्ट प्रैक्टिस करें, चाहे आप लीगल लाइफ प्रैक्टिस में भी हैं, तब भी बहुत यूज़फुल होती है ये लॉ लाइब्रेरी। देन नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ लॉ लाइब्रेरी। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, एक्सेस टू ऑथेंटिक लीगल मटेरियल। ये लॉ लाइब्रेरी जो है वो प्रोवाइड करती है एक्सेस अथॉरिटेटिव सोर्सेज की, जिसके अंदर प्रिंटेड, डिजिटल स्टैट्यूट, केस रिपोर्ट, लीगल एनसाइक्लोपीडियाज़ और लीगल कमेंट्रीज, डिक्शनरीज, लीगल डिक्शनरीज, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। देन आता है कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च। ये जो लॉ लाइब्रेरी फैसिलिटेट करती है कि आप डीप लीगल रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो कि अक्रॉस जुरिडिक्शन के लिए भी होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यह फैसिलिटेट करती है डीप लीगल रिसर्च को। देन स्किल डेवलपमेंट, ये लीगल रिसर्च स्किल को डेवलप करती है, एनहेंस करती है। रिलेवेंट केसेस हैं उसको, कॉम्पिटिटिव लीगल जो प्री डिसाइडेड केस हैं वो होते हैं, जैसे AIR, सुप्रीम कोर्ट केसेस, लाइब्रेरी में इन सब चीज़ों का कलेक्शन होता है। दैन सपोर्टिंग एकेडमिक वर्क, ये एकेडमिक वर्क को सपोर्ट करती है जो कि असेंशियल होती है राइटिंग असाइनमेंट्स के लिए, डिजर्टेशन के लिए, मूट कोर्ट मेमोरियल के लिए और स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज़ अ लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी इफेक्टिवली, कि जो लॉ लाइब्रेरी है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, फैमिलराइज विद द लेआउट, कि आपको कौन सी मतलब कैसी बुक हैं या रिसोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइज किस तरीके से हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वाइज, जुरिडिक्शन वाइज, क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। दैन कैटलॉग यूज़ करना चाहिए, डेटाबेसेस होने चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए लाइब्रेरी में। जो कैटलॉग है वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज है, बुक्स कैसे फाइंड करनी है, जर्नल, केसेस। ठीक है, ऑनलाइन लीगल डेटाबेस कैसा होगा, जैसे मानुपत्रा है और आपके लेक्सिस नेक्सिस के हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन लीगल डेटाबेस अगर अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना आना चाहिए। और दूसरा, रिलेवेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे आप प्राइमरी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च में या सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च में, तो उससे रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपने सोर्सेज को, या अपने स्टैट्यूट, केसेस, कमेंट्रीज, लॉ जर्नल को देखने के लिए आपको आना चाहिए। देन नोट टेकिंग एंड रेफरेंसेस, जो भी आप प्रॉपर नोट, साइटेशंस जो ले रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए या साइटेशन फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं उसका भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कंसल्ट जो है रेफरेंस लाइब्रेरियन को आपको करना चाहिए। जो लाइब्रेरियन होते हैं वो आपके जो भी कॉम्प्लेक्स रिसर्च है या फिर कोई भी मटेरियल है उसको सर्च करने में आपका हेल्प करते हैं। देन यूज़ स्टडी एरिया, जो भी आपकी स्टडी एरिया है, रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। रीडिंग रूम है, कंप्यूटर है, फोटोकॉपी, स्कैनिंग फैसिलिटीज़ उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से लॉ लाइब्रेरी का यूज़ बताया गया है लॉ स्टूडेंट्स को, जो कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या मूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या लीगल रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन अ लॉ लाइब्रेरी, कि किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं लॉ लाइब्रेरी में। तो फर्स्ट आता है स्टैट्यूट एंड लेजिस्लेशन। इसके अंदर सेंट्रल और जो भी स्टेट लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, वो सब आते हैं। देन केस लॉ रिपोर्ट्स आती हैं जिसके अंदर जजमेंट जो है वेरियस कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, AIR जो होता है वो सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें लीगल जर्नल्स एंड पीरियडिकल, तो इसके अंदर स्कॉलरली जो भी आर्टिकल्स होते हैं या कोई करंट लीगल डिबेट्स होते हैं, जैसे अब AI और लॉ को लेकर जो डिबेट्स चल रही हैं, इस तरीके से डिबेट्स होती हैं वो सब चीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं।
देन उसके बाद आता है बुक एंड ट्रिटीज़, जो भी राइटिंग डिटेल राइटिंग्स हैं स्पेसिफिक लीगल टॉपिक्स को लेकर, वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। देन उसके बाद आता है रेफरेंस मटेरियल, जो भी डिक्शनरी है, लीगल डिक्शनरी, लॉ रिपोर्ट्स, एनसाइक्लोपीडिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं लॉ लाइब्रेरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉ स्टूडेंट के लिए। देन नेक्स्ट आता है रीडिंग लीगल मटीरियल। तो लीगल रिसर्च जो है इसके अंदर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ लीगल मटेरियल के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। देन इसके अंदर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर डिफरेंट अप्रोचेस के लिए इसमें कई सारे टाइप्स दे रखे हैं, जो कि हम अभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं वही इसके अंदर बताया गया है। तो पहला आता है इसमें स्टैट्यूट। स्टैट्यूट में जो भी मतलब स्टैट्यूट का मतलब होता है जो भी रिटन लॉ हैं जो पास किए गए हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के द्वारा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो इसके अंदर आते हैं। और इनको कैसे रीड किया जाता है? पहला शॉर्ट टाइटल, एनेक्टमेंट, डेट और एक्सटेंट, मतलब जिसका जोग्राफिकल एरिया कितना है, मतलब जोग्राफिकल एप्लीकेशन कितना होता है, तो वो उसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं तो आईपीसी का इंडियन पीनल कोड 1860 का है, एनेक्टमेंट डेट क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, जैसे एक्सटेंट ऑल ओवर द इंडिया है। तो इस तरीके से इसमें आपको जो भी बेयर एक्ट होता है उसको, या स्टैट्यूट है उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। देन फोकस ऑन डेफिनेशन, सेक्शन एंड स्केड्यूल, तो इसके अंदर जो भी डेफिनेशंस है, सेक्शंस हैं और जो स्केड्यूल्स हैं उसको पढ़ना होता है। देन जो अमेंडमेंट है या एक्सेप्शंस है वो इसके अंदर ध्यान देने की बात है उसके ऊपर। देन उसके बाद जो भी रेफरेंसेस होते हैं लॉ या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इससे रिलेटेड, तो उसको भी साथ साथ रीड करना होता है। देन उसके बाद आता है लॉ रिपोर्ट, मतलब लॉ कमीशन रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट पब्लिश की जाती है वो कमेटीज़ के द्वारा की जाती है, कमीशंस के द्वारा की जाती है, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर ये होता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ कमीशन रिपोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बताती क्या लॉज जो हैं उनके क्या इफ़ेक्ट है, क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में बताता है। देन हाउ टू रीड, इसका जो पर्पस होता है, स्कोप होता है रिपोर्ट का, वो आइडेंटिफाई करना। देन जो रिकमेंडेशन या लीगल पॉलिसीज़ है, इम्प्लीकेशन है उसको समझना, और जो भी लॉ रिफॉर्म्स हैं या लेजिस्लेटिव जो भी इंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है जर्नल जो भी पीरियडिकल्स, जो भी स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं या केस कमेंट्स होते हैं, बुक रिव्यू होती है या लीगल डेवलपमेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं उसको हम जर्नल्स बोलते हैं। देन उसके बाद इसको रीड करना कैसे होता है कि इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, स्टार्टिंग में एक शॉर्ट में उसकी एक समरी होती है, उसको समराइज होता है, तो उसको पहले पढ़ना होता है, उससे पता चलता है कि पूरा आर्टिकल किस पे बेस्ड है, किस पे फोकस है। देन उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लीगल एनालिसिस है, साइटेशन है, उस पर फोकस किया जाता है। और यूज़फुल इसलिए होता है जो भी करंट डिबेट या फिर कोई रिसर्च ट्रेंड चल रहा है, जैसे अब एआई के ऊपर चल रहा है ट्रेंड, तो उसके ऊपर आप समझ सकें, सोच सकें, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो भी एआई और लॉ को लेकर जो भी अभी ट्रेंड में चल रहा है उसको समझने के लिए आप जैसे रिसेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, तो उसके अंदर आपका ये जर्नल कवर होता है। देन नेक्स्ट आता है मैनुअल। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल गाइड्स या फिर हैंडबुक जो है वो एक्सप्लेन करता है लॉ और लीगल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाइड वे में, तो उसको हम मैनुअल्स कहते हैं। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्विक रेफरेंस के लिए, जो प्रोसीजरल मैटर है या स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर क्विक रेफरेंस के लिए इसे यूज़ करते हैं। और ये अथॉरिटेटिव नहीं होता, बट ये ओवरव्यू और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट आता है बिल्स एंड एक्ट्स। तो बिल क्या होता है? जो भी ड्राफ्ट किया जाता है प्रपोज्ड लॉ के लिए, मतलब जो लॉ बनना है उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है फॉर द डिबेट बिफोर कमिंग एक्ट बनने से पहले जो होता है वो बिल होता है, ठीक है। उसे एक ड्राफ्ट किया जाता है, प्रपोज्ड जो लॉ है उसको ड्राफ्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम बिल। देन उसके बाद जो बिल बाद में जो पास किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो लॉ बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है लीगल मटीरियल के लिए। देन इसको कैसे रीड किया जाए? अगर आप बिल को अगर किसी को पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट और रीज़न आप पढ़ेंगे प्रपोज्ड लॉ का, और अगर आप एक्ट है तो एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फोकस ये जा रहा था कि एनेक्टमेंट प्रोविजंस क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देन नेक्स्ट आता है बुक्स में
जो भी इसके अंदर डिटेल स्कॉलरली वर्क्स होते हैं, मतलब जो भी कोई भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ है उसको लेकर जो भी लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कोई बुक पढ़ रहे हैं, या आप आईबीसी की कोई बुक पढ़ रहे हैं, मतलब क्रिमिनल लॉ की कोई बुक पढ़ रहे हैं, या आप लेबर लॉ से रिलेटेड कोई बुक पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी उनमें वर्क किया जाए, स्कॉलरली वर्क होता है, उसके बारे में कहा गया है। जो इसके जो ऑथर होता है वो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, उसको कैसे करते हैं, और जो कि बहुत यूज़फुल होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेबर लॉ के बारे में जाना है तो आप उसके जो भी स्कॉलरली वर्क हैं, जो भी बुक्स हैं उससे रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे, तब आपको उसके बारे में बैकग्राउंड पता चलेगा, और उसके जो फुटनोट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, वो आप अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है लॉ रिपोर्ट्स, जो भी पब्लिश्ड जजमेंट होते हैं कोर्ट के, उसमें लॉ रिपोर्ट्स में आती हैं, और वो अरेंज की जाती हैं बाय ईयर और कोर्ट के द्वारा, मतलब यूजुअली ये इसी तरीके से अरेंज की जाती हैं। देन इसके अंदर क्या आता है, केस नेम आता है, कोर्ट आता है, डेट, और साइटेशन, मतलब कौन से कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कौन से स्टेट का हाई कोर्ट इसके अंदर आता है, तो इस तरीके से उसको रीड किया जाता है। देन उसके अंदर फैक्ट्स, इशू, आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट होते हैं, जिसको आपको समझना होता है कि किस तरीके से केस को ड्राफ्ट किया जाता है, उसके अंदर सब चीज़ इंक्लूड होती हैं। देन जो फोकस है वो रेशियो डिसाइडी और ऑबिटर डिक्टा पे किया जाता है। रेशियो डिसाइडी का मतलब होता है जो भी रीज़न होता है डिसीजन का, मतलब जजमेंट अगर हुआ है, अगर जजमेंट उस केस में दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसके पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या है, लीगल रीजनिंग क्या है। ऑबिटर डिक्टा मतलब होता है कि उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया गया है ना, तो उसके ऊपर जो कमेंट किया गया है तो उसके ऊपर फोकस करना होता है। देन फोकस जो किया होता है उसके ऊपर उस केस के ऊपर जो फोकस किया होता है उसको अंदर फोकस जो किया होता है उसको हमें पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट आता है लॉ कमीशन रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट्स होती है वो देन नेक्स्ट आता है लॉ कमीशन रिपोर्ट। लॉ कमीशन रिपोर्ट क्या होती है, जो भी रिपोर्ट्स लॉ कमीशन के द्वारा बनाई जाती है और जिसके अंदर लीगल रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया जाता है। और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि और इसे कैसे पढ़ा जाता है, और इसे कैसे पढ़ा जाता है कि क्यों, और इसे और इसे कैसे पढ़ा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो जो भी कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाई की गई उसको समझने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो रिकमेंडेशन है, जो भी उनके रिकमेंडेशन है उसको एनालाइज करने के लिए, और जो भी यूज़फुल है लॉ रिफॉर्म या लेजिस्लेटिव चेंजेस उसको समझने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। देन इसके अंदर लास्ट में आता है लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिपोर्ट। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, है ना, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है।
उसका जो प्रोसीडिंग्स या डिबेट्स होती हैं लेजिस्लेटिव सेशन में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ में, तो उसका रिकॉर्ड किया जाता है। उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिपोर्ट। और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं लेजिस्लेटर के द्वारा और जो एक्सप्लेन किया गया है उनका इंटेंशन या जो भी इंटेंट है उसको देखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी इंटरप्रेटिंग जो भी एम्बिगस स्टेचुटरी प्रोविज़न है, एम्बिगस मतलब जो क्लियर स्टेचुटरी प्रोविज़न नहीं है, उसके लिए वो बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, देन उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से जो भी रीडिंग लीगल मटेरियल्स हैं हम उसको पढ़ते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना। लीगल रिसर्च में ये सब चीज़ें को अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब लीगल मटेरियल को, वैरायटी ऑफ लीगल मटेरियल्स को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन लीगल रिसर्च। सो इसमें फर्स्ट आता है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन लीगल रिसर्च। तो कंप्यूटर का क्या रोल है? पहला तो यही है कि जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, केस फाइल्स और स्टैट्यूट और रिसर्च पेपर होते हैं, उसे एफिशिएंटली वे में कंप्यूटर हेल्प करता है उसे स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको प्रिपेयर किया जाता है। मूट कोर्ट में जो भी मटेरियल है उसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ की जाता है, जैसे पीपीटी बनाई जाती हैं। इस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट इन लीगल रिसर्च। तो इसमें पहला आता है एक्सेस करना ऑनलाइन लीगल डेटाबेस, जैसे मानुपात्रा है, एसएससी ऑनलाइन है, वेस्ट लॉ है, लेक्सिस नेक्सिस है। तो इसके अंदर जो भी है कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेसेस होते हैं स्टैट्यूट के, केस लॉज के, जर्नल के। तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एक लीगल नॉलेज लेने के लिए। देन उसके बाद फ्री रिसोर्सेज जो है वो गूगल स्कॉलर है, इंडियन कानून है और भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हैं। देन उसके बाद ई लाइब्रेरी और जर्नल्स। दो इसके अंदर क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ लॉ जर्नल्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, ई बुक होते हैं, इंटरनेशनल लीगल रिसोर्सेज होते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए ई लाइब्रेरी और जर्नल्स होते हैं नेट पर, ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद लीगल अपडेट एंड नोटिफिकेशन, जो भी इंस्टेंट एक्सेस होती है रिसेंट जजमेंट को लेकर, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को लेकर, तो ये इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पर प्रोवाइड होती हैं और हम इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं उसका। देन नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, ईमेल है, फोरम है, सोशल मीडिया है, लीगल एक्सपर्ट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्कॉलरली जो भी पीर रिव्यूज़ होते हैं वो कर सकते हैं। तो तो नेटवर्किंग का इसका बहुत बड़ा रोल है लीगल रिसर्च में। दस आता है ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स। इसके अंदर जो भी नॉलेज अगर आपको एनहेंस करनी है तो मूक के थ्रू कर सकते हैं, जो मूक में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। वेबिनार्स होते हैं जो लीगल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का लीगल रिसर्च फील्ड में। देन नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, स्पीडी और कन्वीनियंस होता है। जो रिसर्च है वो फास्टर कर सकते हैं आप, एक्सेसिबल कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं से भी। और वाइड कवरेज होता है ग्लोबल लीगल मटेरियल के लिए। कंपैरेटिव लॉ से रिलेटेड अगर आप रिसर्च करते हो वो ईजी टू एक्सेस हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर जो है फिजिकल रिसोर्स और ट्रैवल का जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। देन अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट होते हैं, जो भी लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं उसको आप रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसका। और तो इससे ये पता चलता है कंप्यूटर और इंटरनेट का जो रोल है वो कितना बड़ा है आज के टाइम में। सो नेक्स्ट आता है केस एनालिसिस। तो केस एनालिसिस का मतलब होता है जो भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जाती है, क्रिटिकली जो एग्जामाइन की जाती है जुडिशियल डिसीजन, ये समझने के लिए कि उसका लीगल प्रिंसिपल, रीज़न और जो एप्लीकेशन टू फैक्ट है उस प्रोसेस को हम केस एनालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई केस है, ठीक है, उसको जब आप समझते हैं तो उसके अंदर क्या लीगल प्रिंसिपल इंक्लूड हुए, क्या रीज़न था, कैसे एप्लीकेशन किया गया फैक्ट्स का, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि जुडिशियल डिसीजन को क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए जो आप क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं जुडिशियल डिसीजन का कि जज ने क्या डिसीजन दिया, उस प्रोसेस को केस एनालिसिस कहते हैं। देन ये हेल्प करता है कि जो लॉ स्टूडेंट है वो किस तरीके से सीख सकते हैं उससे कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया गया है और साथ ही साथ कोर्ट कैसे अप्लाई करती है उस लॉ को उस केस में।
देन नेक्स्ट आता है इसमें पर्पस ऑफ केस एनालिसिस। तो केस एनालाइज करने का पर्पस ये होता है कि आप फैक्ट्स और लीगल इशू जो केस के अंदर इन्वॉल्व है उसको समझ सकते हैं। जो कोर्ट्स की जो भी रीजनिंग है, मतलब कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग, उसके बिहाइंड जो भी डिसीजन लिया है उसका रीज़न क्या है, देन लीगल प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया गया है उसको आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं थ्रू द केस एनालिसिस। देन जो इम्पैक्ट है या जो भी रिलेवेंस ऑफ द केस है लीगल सिचुएशन को लेकर, वो इसके अंदर आप इवेलुएट कर सकते हैं कि उस केस का सोसाइटी पे या उस सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन जो प्री डिसाइडेड के जो भी केसेस हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई केस है कि भाई सिमिलर है ना, और आप आर्ग्यूइंग में उसे यूज़ कर रहे हैं उस केस को, तो जो भी प्री डिसाइडेड केस है उससे रिलेटेड उसको आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर का केस है और वो रिलेट करता है कोई प्रीवियस केस से रिलेट हो रहा है उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, तो आप उसका रेफरेंस उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए केस एनालिसिस किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टेप्स फॉर केस एनालाइज। तो फर्स्ट केस को केयरफुली पढ़ना होता है जिससे कि आप उसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को समझ सकें, और जो भी उसके अंदर पार्टी इन्वॉल्व है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि भाई ये अपीलेंट है, इसके साथ क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड था उस केस का, इसके बारे में इसके अंदर केयरफुली पढ़ना होता है। देन उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द फैक्ट्स जो भी हैं उनके जो भी की फैक्ट्स हैं उनको समराइज करना होता है कि जो डिस्प्यूट हुआ है उनके बीच उसका क्या कारण था, और जो भी रिलेवेंट होता है लीगल इशू से रिलेटेड उस पर फोकस करना होता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं फैक्ट्स को। देन नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द लीगल इशूज़। जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके अंदर एड्रेस किया जाता है, मतलब जो कोर्ट ने उसको एड्रेस करना है, उस किस पे उसको जो कोर्ट है उसको ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस केस में, क्या लीगल इशू है, क्या डिटरमाइन कर रहा है। देन इश्यूज को क्लियरली फ्रेम करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर एक्स इज लायबल फॉर वाई। तो इस तरीके से इसमें जो इश्यूज हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है एनालाइज द आर्ग्यूमेंट को एनालाइज किया जाता है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं बोथ पार्टीज के द्वारा, प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उनके रिव्यू करा जाता है, उसे रिव्यू किया जाता है। और साथ ही साथ जो भी स्टैट्यूटरी, जो भी प्री डिसाइड केस है या जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो उसके अंदर डाले हैं आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, वो साइटेड किए जाते हैं, उसको नोट किया जाता है। देन उसके बाद आता है एग्जामाइन कोर्ट डिसीजन। जो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और उसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है, बिहाइंड द लीगल प्रिंसिपल, जो भी लीगल प्रिंसिपल है उसके पीछे क्या रीज़न था उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको समझना होता है। और साथ ही साथ जो भी कमेंट है, जो भी उन्होंने जो भी आइडेंटिफाई किया है कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट दिया है, तो वो उस डिसीज़न के लिए असेंशियल नहीं है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो असेंशियल है कि नहीं है और उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया है जज ने, ठीक है। तो इस तरीके से उसको एग्जामाइन करना होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें अंडरस्टैंड द रीज़न। जो भी रीजनिंग होता है, मतलब जो कोर्ट है उसने कौन सा लॉ उस पर अप्लाई किया है, कौन से फैक्ट पे कौन सा लॉ अप्लाई किया गया है, लॉजिकल स्टेप्स क्या लिए हैं, क्या टेस्ट अप्लाई किए हैं, वो सब चीज़ के अंदर पढ़ना होता है, मतलब समझना होता है। नेक्स्ट आता है नोट द आउटकम। जो भी अपील जो भी केस है उसके अंदर अपील अलाउ करनी चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, वो भी उसके अंदर आता है। देन उसके बाद जो रिलीफ रेमेडी है जो भी ग्रांटेड की है, तो किस तरीके से वो क्या रेमेडी रिलीफ ग्रांट की है उसके बारे में इसके अंदर देखा जाता है जब आप केस एनालाइज करते हैं। देन इवेलुएट द केस। जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी इंपॉर्टेंस निकल के आया है उस डिसीजन का, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर उस केस का क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। देन उसके रिगार्डिंग क्या रीजनिंग है, उसको क्या कन्विंसिंग है, उस रीज़न को, मतलब उस लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या रीज़न है, उसको कन्विंस कैसे हुए हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ को हटाने के लिए, जो न्यू लॉ है उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन उसके रिगार्डिंग क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब चीज़ें इवेलुएट करनी होती है केस लॉ में। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है लीगल इशू फ्रेमिंग का। जैसे इशू है वेदर द एक्ट एक्स अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन वाई ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब इसके अंदर क्या है, अगर एक्स इसके अंदर क्या है, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्रीच कर दिया, तो ये है कि इसके अंदर इशू ये बनता है वेदर द एक्ट एक्स अमाउंट, मतलब जो एक्ट एक्स ने जो किया और उसने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो क्या है, किस बेस पे किया है, क्या है, करना चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से इशू बनता है इसमें। देन नेक्स्ट आता है लीगल राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल। तो जो इफेक्टिव लीगल राइटिंग के लिए क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके की प्रिंसिपल्स के अंदर दे रखे हैं। पहला, अवॉइडिंग रेपिटेशन, जो भी रिपीट है, सेम आइडिया को आप रिपीट कर रहे हैं या वर्ड है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं या रीडर को बोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ, अगर आपने ये लिखा है कि प्लेंटिफ क्लेम्स डैमेजेस एंड प्लेंटिफ सीक्स कंपनसेशन, तो इसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं द प्लेंटिफ क्लेम्स डैमेज। ठीक है, तो उसको इतना लंबा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं द प्लेंटिफ क्लेम डैमेजेस। ऐसे ही सेकंड आता है इसका। देन नेक्स्ट आता है इसमें अवॉइड लीगल जी, मतलब कि इसके अंदर आप प्लेन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लीगल जार्गन प्लेन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, रिप्लेस, अगर आपने हेयर टू फोर यूज़ कर रहे हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बिफोर से और परसुएंट टू से या फिर विद अंडर से। इन सब चीज़ों से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करना है। देन मिनिमल पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में ये लिखा जाएगा रिटर्न, मतलब इसकी जो राइटिंग होगी वो डायरेक्ट और वाइगरस होगी। और इसके अंदर जो भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन बाय द पार्टीज, ये पैसिव है। और जो एक्टिव है, द पार्टी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर पैसिव वॉइस का जो यूज़ है वो बहुत कम किया जाएगा, मिनिमल वे में आप यूज़ कर सकते हैं। बट एक्टिव वॉइस जो है वो डायरेक्टली आप यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स। तो इसके अंदर कोई फिलर वर्ड या ऐसा कोई वर्ड जो कंफ्यूज कर रहा है, उसको वर्ड को आप यूज़ ना करें। इसके अंदर सिर्फ कंसाइज मैनर में आप वर्ड यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसकी जगह आप बिकॉज यूज़ करिए सिंपल वे में। उसके बाद आता है यूज़ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर ऐसे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं जो कि सिमिलर आइडियाज़ से रिलेटेड है, मतलब सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में सिमिलर आइडियाज़ से रिलेट होते हैं, तो उस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ होता है ना, कुछ वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिक्स रिमोट रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके अंदर जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु, विच, दैट, जो कि ये वर्ड इसलिए यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो एम्बिग्विटी है, जो भी क्लियरिटी है ना, जो भी अनक्लियर वर्ड है, उसको अवॉइड करने के लिए आप इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ सिंबल एंड एब्रीविएशन। इसके अंदर स्टैंडर्ड लीगल एब्रीविएशन वर्ड यूज़ होते हैं, जो कि एक अलग से लिस्ट भी होती है जो एब्रीविएशंस की होती है, उसके अंदर आप मेंशन करते हैं। जैसे सेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, ठीक है, फॉर के लिए, अदर्स के लिए, तो इस तरीके से आप उसके अंदर डाल सकते हैं। देन इसके साथ साथ ही जो सिंबल हैं वो आप उसको आप अवॉइड करेंगे, उसका ओवर यूज़ को आप अवॉइड करेंगे। इस तरीके से सिंबल इसके अंदर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में नहीं इन्वॉल्व होंगे। और जब आप अगर टेबल बना रहे हैं या फिगर्स बना रहे हैं, उसके अंदर आप वो वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे, वो सिंबल वहाँ यूज़ करेंगे, तो वो नीचे उसका डिस्क्राइब करके लिखेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आता है अवॉइड सेक्सियस लैंग्वेज, मतलब इसमें जर्नल न्यूट्रल टर्म्स यूज़ करने चाहिए। इसके अंदर चेयरमैन यूज़ पर चेयरपर्सन, और इसके अंदर चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन यूज़ चेयर, इस तरीके से वर्ड यूज़ होंगे। कोई जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं होगा इसमें, न्यूट्रल टर्म्स इसमें यूज़ किया जाएगा। इसमें ही, शी, इसको स्पेशल नहीं किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा द वर्ड ऑफ दे। और जो जेंडर है उसको अननोन इसके अंदर होगा, मतलब अंदर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं डिस्क्राइब किया जाएगा। देन उसके बाद आता है यूज़ ऑफ डैश। तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं डैश जो है वो होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी, और इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल विटनेस है, उसके बाद डैश यूज़ है सरप्राइजिंगली, फिर डैश, फिर चेंज हिज टेस्टिमोनी, इस तरीके से आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस आता है यूज़ ऑफ क्यूटेशन मार्क। इसके अंदर क्यूटेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं, बट वो डायरेक्ट स्पीच पे साइटेशन और स्पेसिफिक टर्म को इंडिकेट करना होना चाहिए। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप डबल क्वेश्चन मार्क जो है वो डायरेक्ट कोट्स के लिए यूज़ करेंगे, और सिंगल जो है वो आप यूज़ करेंगे विद इन द कोट्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेल आउट नंबर 1 to 10। तो इसके अंदर जो स्पेलिंग जो स्पेल करना है, जो स्पेलिंग आउट जो करना है, वो 1 से लेके 10 वर्ड्स तक आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो न्यूमरल्स हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 3 विटनेसेस टेस्टिफाई, ठीक है, बट
दे वर 15 डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। तो 1 2 3 मतलब जो स्पेलिंग है ना 1 से लेके आप 10 तक यूज़ कर सकते हैं, स्पेल्ड आउट कर सकते हैं, बट जो इससे ऊपर के जो भी नंबरिंग होगी वो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 15 डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड लिखा है इस तरीके से होगा। सो आज हमारा जो ये टॉपिक है जो कि लीगल राइटिंग और ड्राफ्टिंग, इसके लिए यहीं पे कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारी सीरीज़ भी यहीं कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आज हमने टूल ऑफ लीगल रिसर्च को पढ़ा। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं अपने नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।